अरे विजय, आज तो बहुत दिनों बाद आया है यार। कहाँ रहता है आजकल? रोहित ने अपने जिगरी दोस्त विजय को देखकर कहा। आजकल दिल्ली में एक जॉब करने लगा हूँ। कल ही आया हूँ यहाँ पर। आज तुझसे मिलने आ गया। बता कैसा है मेरा यार? क्या बताऊँ यार तुझे, जैसा पहले था वैसा ही हूँ अब। कुछ नहीं बदला है यार, वही नीरस सी जिंदगी। सुबह आकर दुकान खोलो, दिन भर गधे की तरह लगे रहो, रात को घर जाओ और खाना खाकर सो जाओ। बस यही है जिंदगी। ऐसी जिंदगी की तो कल्पना ही नहीं की थी यार कभी। पर क्या करे, किसे दोष दे। पता नहीं भगवान ने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली है जो मेरी जिंदगी में रोमांस का कोई चैप्टर ही नहीं रखा। साला 35 साल का हो गया हूँ, ना तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई बीवी। अब तो शायद शादी के चांस भी खत्म हो गए लगते हैं। पता नहीं सूरत बुरी है या सीरत, कोई घास ही नहीं डालती है साली। किससे शिकवा करे और किससे शिकायत। अब तो इस बारे में मैंने सोचना ही छोड़ दिया यार। और तू बता, तेरा दिल्ली में कोई टांगा भिड़ा या नहीं? अरे कहाँ यार, अपना नसीब भी तेरे जैसा ही है। पता नहीं लोगों को 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड और बीवियाँ कैसे मिल जाती है यार। यहाँ तो एक के ही लाले पड़ रहे हैं। साले, इतने बड़े शहर में भी तू छड़ा का छड़ा ही रहा। हम तो सोच रहे थे कि तेरा जुगाड़ तो हो ही जाएगा, पर तू भी मेरे जैसा ही निकला। हाँ यार, हम भी तंग आ गए हैं इस अकेलेपन से। काश कोई चुन की ही लुगाई होती, कम से कम उससे दिल की भड़ास तो निकाल लेते। मगर साली वो भी नहीं है यहाँ तो। सुना है आजकल प्लास्टिक की लड़कियाँ आने लगी है, जो आदमी को वह सब सुख दे जाती है जो उसे चाहिए। तूने देखी है क्या कोई ऐसी लड़की? नहीं यार, मैंने तो सुनी भी नहीं है। पर मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, अभी अभी बना है। वह एक दिन बता रहा था कि एक जगह है जहाँ एक रात के लिए 1000 रुपए में एक लड़की मिल जाती है। हालांकि मैं कभी मिला नहीं हूँ किसी लड़की से, बस सुना है। सच में? ये तो बहुत बढ़िया खबर सुनाई तूने यार। वाकई ऐसा है क्या या तू झूठ बोल रहा है? रोहित चहकते हुए बोला। मुझे पता नहीं यार, मैं तो बस सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ। दिलीप, मेरा दोस्त बता रहा था एक दिन इस बारे में। और क्या बता रहा था वे? और तो कुछ नहीं बताया उसने, बस यही कह रहा था कि ऐसी बहुत सी लड़कियां भरी पड़ी है दिल्ली में, बस पैसा होना चाहिए। जिसके पास पैसा है उसको लड़कियों की क्या कमी है। यार एक बात बता, कंगाल तो हम भी नहीं है और शक्ल सूरत भी इतनी खराब नहीं है, फिर हमारी ही शादी क्यों नहीं हुई? इस प्रश्न का उत्तर बस भगवान जी ही दे सकते हैं कि उन्होंने हमारी कुंडली में कन्या योग क्यों नहीं रखा। पर तू कहे तो एक रात का इंतजाम करवाऊं क्या? सच में, क्या तू करवा सकता है? उससे बात करके देखते हैं, फिर बताता हूँ। विजय जाने लगा। अरे जाता कहाँ है साले, मेरे सामने ही बात कर उससे। बड़ी जल्दी मच रही है साले तुझे, नींद नहीं आती है क्या आजकल? नहीं, वो बात नहीं है यार, नींद तो लेटते ही आ जाती है, पर आज तूने आग भड़का दी है तो आज तो नहीं आएगी। आज तो मेनका उर्वशियों के ही सपने आएंगे साले। चल बात कर उससे। रोहित उतावला हो रहा था। विजय ने दिलीप को फोन मिलाया और हाय हेलो के बाद सीधी बात, नो बकवास स्टाइल में अपनी बात रख दी। दिलीप ने कहा, जब चाहे जितनी ले लो, एक से बढ़कर एक ले लो, बताओ कब चाहिए? रोहित ने हिसाब लगाया। उसकी दुकान की छुट्टी अमावस को रहती है, उससे एक दिन पहले की रात ठीक रहेगी। रात्रि जागरण होगा तो दूसरे दिन आराम करने को भी मिल जाएगा। दोनों का प्रोग्राम बन गया। विजय ने फोटोग्राफ भी मंगवा लिए।
रोहित को एक लड़की पसंद आ गई। उसकी आंखें बहुत मासूम थी। विजय ने दूसरी लड़की पसंद की। थोड़ी देर में दिलीप का फोन आ गया। उसने कहा कि वो मासूम सी आंखों वाली लड़की एक रात के 5,000 रुपये लेती है। अब तो पेच फंस गया। 5,000 रुपये तो बहुत होते हैं, फिर आने जाने में दारू शारू खाने पीने के लिए भी कम से कम 5,000 रुपये और चाहिए, इसलिए उसने मना कर दिया। विजय ने कहा, बड़ी मुश्किल से तो साले तेरे मन में कोई ख्वाहिश पनपी है और तू महज 4,000 रुपये के लिए अपनी ख्वाहिश की बलि देने पर तुला है। चल हाँ कर, विजय ने अधिकार पूर्वक कहा। रोहित ने सहमते झिझकते हुए हाँ कह दी। दोनों के लिए एक एक लड़की बुक हो गई। अमावस से एक दिन पहले दोनों दोस्त एक किराए की कार से दिल्ली पहुंचे। कार को विजय के मकान पर छोड़ दिया। कार को इसलिए नहीं ले गए कि ड्राइवर को पता नहीं चले, नहीं तो उसे पता चल सकता था कि वे कहाँ गए थे और वे गांव में सबको बता देता। फिर उनकी इज्जत का फालूदा बन जाता गांव में। टैक्सी में जाने से किसी को कोई पता नहीं चलेगा। तीनों दोस्त ने खूब दारू पी, मनपसंद खाना खाया। सबका पैसा रोहित ने दिया। आज उसकी मन की मुराद पूरे होने वाली थी, इसलिए बड़ा खुश लग रहा था। वे तीनों लड़कियां एक ही भवन में रहती थी। दरअसल ये एक पूरी सोसाइटी थी जिसके सारे फ्लैट एक ही आदमी ने एक एक करके खरीद लिए। अब उस सोसाइटी में वेश्यावती का धंधा शुरू कर दिया था। हर लड़की को एक एक फ्लैट दे रखा था। एक कमरे में वे रहती और दूसरे में अपना पैसा चलाती थी। डील मालिक ही करता था और आधे पैसे वे लड़कियों को दे देता था। फ्लैट का भी कोई किराया नहीं लेता था। सब लड़कियां बड़ा आदर करती थी मालिक का। कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं था, मन मर्जी का सौदा था। करना है करो, नहीं तो चले जाओ। पर एक भी लड़की आज तक गई नहीं थी यहाँ से। रोहित धड़कते दिल से पूनम के फ्लैट में दाखिल हुआ। वह सिर से पांव तक थर-थर कांप रहा था। उसकी ये हालत देखकर पूनम जोर से हंसी। साले पहली बार आया है क्या किसी कोठे पर? उपहास उड़ाने वाली आवाज सुनकर रोहित और शर्मा गया और वह बड़ी जड़वत खड़ा रहा। उसकी इस हालत पर पूनम और जोर से हंसने लगी। साले जब तू इतना ही शर्माता है तो क्या पूजा करने आया है? चल फटाफट अपना काम कर और दफा हो जा यहाँ से। लगभग चीखते हुए पूनम बोली। रोहित को बड़ा अपमान सा लगा था यहाँ पर। एक तो उसने मुंह मांगा दाम दिया और ऊपर से गाली गलौज भी कर रही थी ये। उसे अगर पता होता कि यहाँ पर इतना अपमानित होना पड़ेगा तो वे यहाँ कभी भूल कर भी नहीं आता। मगर उस दिन पता नहीं उसे क्या हुचंग छूटी जो उसने ऐसा प्रस्ताव दे दिया। पर अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रोहित शर्म से गड़गड़ रह गया था। रोहित की हालत देखकर पूनम को अपनी गलती का एहसास हुआ। रोहित एक ग्राहक है और ग्राहक बाजार का राजा होता है। अगर वह इस तरह बाजार के राजाओं को जलील करेगी तो उसके पास कौन आएगा। वह तो एक रात के 5,000 रुपये लेती है, जबकि 1,000 रुपये में भी तो माल मिल ही रहा है ना। वो 1,000 वाली भी उससे कोई कम है क्या? ये तो उसकी आंखों का कमाल है जो लोग उस पर मरते हैं, वरना तो और सामान सबका एक जैसा ही है। पूनम रोहित के पास आई और उसे हाथ जोड़कर अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। रोहित पहले वाला व्यवहार भी अचंभित करने वाला लगा था और ये भी अजीब सा लग रहा था। वाकई रोहित एक मासूम लड़का था, एकदम भोला भाला और नेक दिल। दुनियादारी से कोसों दूर था वह। इस तरह पूनम के अचानक देवी अवतार ने उसके दिल पर गहरा प्रहार किया। सहानुभूति के दो बोल सुनकर उसका हृदय द्रवित हो गया और अपराध बोध के कारण उसकी रुलाई फूट पड़ी।
पूनम ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। यहाँ तो जो भी आता था पूनम को एक मां समझ कर ही आता था और वह एक उपभोक्ता की तरह अपने पैसे अधिकतम वसूलने में ही लगा रहता था। इस तरह किसी मासूम आदमी से उसका पाला पहले कभी पड़ा ही नहीं था। इसलिए वह रोहित को रोते देखकर घबरा गई। उसे याद आया कि पहले तो वह ग्राहक के सामने खुद रोती थी और ग्राहक अट्टहास करके हंसता था, मगर आज उल्टा हो रहा है। ये दृश्य उसके लिए बड़ा विचित्र था। पूनम दौड़कर किचन से एक गिलास पानी ले आई और रोहित को देना चाहा, मगर रोहित इस हालत में नहीं था कि वह उसे पकड़ सके। पूनम ने अपने हाथों से ही गिलास पकड़कर उसे एक दो घूंट पानी पिलाया और गिलास वहीं रख दिया। रोहित की रुलाई अभी बंद नहीं हुई थी। पूनम ने उसका सिर अपनी गोद पर रख लिया और उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां फिराने लगी। इतना वात्सल्य पाकर रोहित नॉर्मल होने लगा और उसको कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। 1-2 घंटे बीत जाने पर पूनम को पता चला कि रोहित उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। वह उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह उसका सिर अपनी गोद में रखकर ऐसे ही बैठी रही और उसके बालों में हाथ फिराती रही। करीब 3 बजे रोहित की नींद खुली तो वो हड़बड़ाकर जागा। उसने देखा कि वह पूनम की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ है। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। ऐसा स्पर्श उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वह इस आनंद में और डूबना चाहता था, इसलिए उसने फिर से आंखें बंद कर ली। पूनम को पता चल गया था कि रोहित जग गया है। वह अब यह सोच रही थी कि रोहित अब वह काम करेगा जिसके लिए वह आया है, लेकिन जब उसने देखा कि रोहित तो आंखें बंद कर फिर से सो गया तो उसे वाकई रोहित पर प्यार आ गया। उसने अब पहली बार रोहित के चेहरे को गौर से देखा। कितना मासूम चेहरा था उसका, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। वह उसे और नजदीक से देखना चाहती थी, इसलिए वह अपना चेहरा रोहित के चेहरे के नजदीक ले आई। पूनम की सांसें रोहित की सांसों से टकराने लगी। पूनम के अंदर की लड़की जो अब मर चुकी थी जागने लगी। उसने रोहित को सोता हुआ समझकर उसके गाल पर अपने अधर रख दिए और एक हल्का सा किस कर लिया। इस प्रत्याशित घटना से रोहित हड़बड़ाकर उठ बैठा। अपने करते पर पूनम एकदम घबरा गई और वो एक झटके के साथ रोहित से अलग होकर दूर खड़ी हो गई। कमरे में गहरा सन्नाटा व्याप्त था। किसी के मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहे थे। पूनम नीचे गर्दन किए खड़ी थी। रोहित ने हिम्मत कर उसे देखा। पूनम के चांद की तरह हसीन थी पूनम। पता नहीं कौन उसके जीवन में राहु बनकर आया था, जिसके कारण उसकी जिंदगी में सिर्फ अमावस की रात रह गई थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी, एकदम मृग नैनी जैसी। न जाने कैसा जादू था उन आंखों में कि एक बार जो भी उन्हें देख लेता बस उन्हीं का होकर रह जाता। गजब की सम्मोहिनी शक्ति थी उन आंखों में। दोनों ऐसे ही खड़े खड़े एक दूसरे को देखते रहे। पूनम कृतवितमूड थी कि क्या करे क्या न करे। उसे ध्यान आया कि रोहित यहाँ एक खास मकसद से आया था और अभी तक उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। उसने सोचा कि रोहित किसी खोटे पर पहली बार आया है, इसलिए वह हिचकिचा रहा है। बहुत सोच विचार कर उसने निश्चय किया कि जिस आनंद की तलाश में रोहित आया था वह उसे अवश्य देगी। रोहित कुछ नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, वह पहल करेगी। ये सोचकर पूनम अपनी साड़ी उतारने लगी। रोहित चुपचाप खड़ा उसे साड़ी उतारता देख रहा था। उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि पूनम ऐसा क्यों कर रही है। दिलीप ने इसकी अच्छा खासी ट्रेनिंग दी थी आज ही, मगर वह सब कुछ भूल गया था।
जब तक वह अपने विचारों के दायरे से बाहर आता तब तक पूनम साड़ी उतार चुकी थी और ब्लाउज उतार रही थी। ये देख रोहित तुरंत आगे बढ़ा और उसे मना करते हुए कहने लगा, मत उतारो मत उतारो। पूनम का आश्चर्य और बढ़ गया था। एक आदमी जो लुटेरों की तरह आया था अब वह उसकी इज्जत का संरक्षक बन गया है। आदमी में किस तरह बदलाव आता है, रोहित इसका साक्षात उदाहरण था। पूनम ने घबराकर रोहित की ओर देखा। वहाँ वासना नहीं थी बल्कि शर्मिंदगी थी। पूनम ने ब्लाउज फिर से पहन लिया और साड़ी उठाते हुए रोहित की ओर इस प्रकार देखा जैसे पूछ रही हो इसे पहनूं या नहीं। और रोहित ने आंखों से कह दिया, पहन लीजिए। और पूनम धीरे धीरे साड़ी पहनने लगी। फिर दोनों सोफे पे बैठ गए। पूनम ने देखा कि सुबह के 5 बजने वाले हैं, बस दिन निकलने ही वाला है। तो वह कुछ सोचकर उठी और पर्स में से 5000 रुपये निकाल कर रोहित को देते हुए बोली, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के। उसकी इस बातों से रोहित पूरी तरह चौंका। एक वेश्या पैसे लुटा सकती है, ये तो कल्पना के बाहर की बात थी। रोहित ने मना करते हुए कहा, आपकी रात तो खराब हुई है ना, ये उसी के पैसे हैं, रख लीजिए इन्हें अपने पास। मगर मैं इन्हें अपने पास कैसे रख सकती हूँ, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। दोनों में बहस होने लगी। आखिर रोहित जीत गया। पूनम ने वे पैसे अपने पास रख लिए। पूनम ने कहा, आप फिर किसी दिन आ जाइएगा और अपना काम करके चले जाइएगा। उस दिन का पैसा नहीं लगेगा आपका, अब ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। मैं जब पूर्ण आऊँगा तब तुम्हें फिर से अपना पारिश्रमिक लेना होगा। पर तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं दोबारा आऊँगा ही नहीं? मैं सोच रही हूँ, आपको बुला रही हूँ। मेरे मन में एक अपराध बोध सा है, बस उसी के कारण आपसे ये कह रही हूँ, क्या आप आएंगे? रोहित काफी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, ये बात कहने से पहले मैं तो निश्चित था कि मैं यहाँ क्या किसी कोठे पर अब नहीं जाऊँगा, मगर तुम्हारे इन शब्दों ने जादू सा काम किया है। अब मैं भी एक बार और यहाँ आना चाहूँगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो बताइए फिर कब आ रहे हैं आप? रोहित फिर काफी देर सोचता रहा और सिर नीचा कर कहने लगा, दरअसल बात यह है कि मैं अभी तक कुंवारा हूँ, मन से भी और तन से भी। 35 वर्ष का हो गया हूँ। अब शादी होने की संभावना भी लगभग नहीं है। मैं ये सोचकर यहाँ आया था कि शादी नहीं तो कोई बात नहीं, शादी वाला आनंद तो एक बार ले लूं, मगर मेरे मन ने शायद ये गलत काम स्वीकार नहीं किया, आगे भी स्वीकार करेगा लगता नहीं है। इसमें एक भी गुंजाइश लग रही है मुझे। यदि आप एक दिन के लिए मेरे दुल्हन बन जाओ, उस रात दुल्हन की तरह तुम कपड़े पहनो, मेकअप करो और मैं दूल्हे की तरह कपड़े पहन लूं, तो शायद ये मन इसे स्वीकार कर ले। पर क्या तुम ऐसा कर पाओगी? क्या तुम मेरे लिए एक रात की दुल्हन बनना स्वीकार करोगी? पूनम अवाक होकर सुनती रही। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।